Hello students, today we will read the fourth chapter of history of class 6 and the chapter is early cities in the Indian subcontinent. इस चैप्टर में हमने कल द स्टोरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा, इम्पोर्टेंस ऑफ द डिस्कवरीज पढ़ा, द फर्स्ट 4 रिवर वैली सिविलाइजेशंस के बारे में जाना और आज बात करते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ के टाउन प्लानिंग के बारे में, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, वहाँ के जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, इन सारे ही पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री रिवील से। कालीबंगा गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द थिक क्लस्टर ऑफ ब्लैक बैंगल्स लेइंग ओवर द सरफेस ऑफ इट्स माउंट्स। जो कालीबंगा है इसका नाम कालीबंगा इसलिए पड़ा क्योंकि जो माउंट था यहाँ पर, जो कि टीला बना हुआ था, यहाँ पर कई बहुत सारी क्लस्टर्स में यानी कि बहुत बड़े बड़े समूहों में यहाँ पर ब्लैक बैंगल्स मिलती थी, काली बैंगल्स मिलती थी, जिसके बेस पर ही यहाँ का नाम रख दिया गया कालीबंगा। ये प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में ये टाउन मिलता है। टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ की टाउन प्लानिंग किस तरह की थी उसके बारे में जानेंगे। द सिटीज़ एग्जिबिट एक्सीलेंट प्लानिंग। जो यहाँ के शहर थे वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान तरीके से बनाए गए थे। एविडेंस सजेस्ट दैट द सिटीज़ वर फर्स्ट प्लान एंड देन बिल्ट। यहाँ पर जो भी एविडेंस मिले हैं उनसे यही पता चलता है कि इन शहरों को पहले प्लान किया गया, उसके बाद तब बनाया गया। द प्लानर्स kept in mind the cleanliness and convenience of the cities। जो प्लानर्स थे उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि हमको शहर को साफ रखने के लिए यहाँ की नालियों का और जो पिट्स होते थे जहाँ पर कूड़ा कचरा डाला जाता था, इन सारी ही बातों का ध्यान रखा और उसके बाद उस शहर को बिल्कुल साफ़ सुथरा और हाइजीन बनाने की सभी व्यवस्थाओं को, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन शहरों की प्लानिंग की। ईच टाउन ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैड अ सिमिलर प्लान। और जितने भी टाउन्स होते थे इस सिविलाइजेशन के, वहाँ का जो प्लान होता था वो बिल्कुल लगभग एक जैसा ही होता था। द टाउन एरिया विच वॉज डिवाइडेड ऑन अ ग्रिड पैटर्न एंड वाइड स्ट्रीट्स दैट रैन नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। और जो शहर होता था वो ग्रिड पैटर्न पर, जो टाउन्स होते थे वो ग्रिड पैटर्न पर डिवाइडेड होते थे और उसके बाद जो सड़कें होती थी वो चौड़ी होती थी और चारों ही दिशाओं में सड़कें होती थी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सड़कें चौड़ी होती थी। और जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम था वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। द सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। और जो शहर होते थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। पहला है द सिटाडेल और दूसरा है द लोअर टाउन। यानी कि जो वहाँ के शहर होते थे वो 2 तरह से बसे हुए होते थे, एक सिटाडेल में होते थे, दूसरे लोअर टाउन में होते थे। द सिटाडेल वॉज इन द वेस्ट। और शहर के वेस्ट साइड में सिटाडेल मिलता था, सिटाडेल पोर्शन मिलता था और वॉज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द लोअर टाउन। और लोअर टाउन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा छोटा होता था साइज में। और क्या होता था सिटाडेल में? द सिटाडेल वॉज बेस्ड ऑन अ माउंट और अ ब्रिक प्लेटफॉर्म। जो सिटाडेल होता था वो शहर के हाई एरिया में होता था, यानी कि जो ऊंचाई पर एरिया होता था, माउंट पर होता था या टीले पर होता था या ईंटों के ऊपर बना हुआ होता था। ये ईंटों के ऊपर, शहरों के ऊपर ईंटों के ऊपर बसा हुआ या टीले के ऊपर बसा हुआ शहर होता था। ये लोअर टाउन से थोड़ा सा हाइट में होता था, ऊंचाई पर ये शहर बसा हुआ होता था। इट वॉज फोर्टिफाइड एंड इट हाउस्ड इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स। और ये चारों तरफ से, सिटाडेल के चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी कि चारों तरफ से इस शहर की दीवारें बनाई दी जाती थी। जैसे आपने पहले के राजा महाराजाओं के महल को देखा था कि चारों तरफ से बाउंड्रीज बना दी जाती थी, बड़ी बड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्स बनाई जाती थी। वैसे ही सिटाडेल में क्या होता था, सिटाडेल के चारों तरफ मोटी और बड़ी दीवार बना दी जाती थी और सिटाडेल में सिर्फ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी। दिस वॉज नॉट फॉर द कॉमन पीपुल, दिस वॉज द फॉर द इम्पोर्टेंट पर्सनस ऑफ द सिटी।
यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी। द लोअर टाउन वॉज द रेजिडेंशियल एरिया, और रहने का जो इलाका होता था वो लोअर टाउन होता था। यहाँ पर लोअर टाउन में लोग रहते थे। बेक्ड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्ड साइजेस, यानी कि पक्की ईंटें जो कि एक निश्चित आकार की होती थी, जो चलती थी उस समय, काफ़ी बड़ी और चौड़ी होती थी आज के टाइम से, वर लेड आउट इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न फॉर कंस्ट्रक्शन। जो भी कंस्ट्रक्शन होता था वो इंटरलॉकिंग पैटर्न पर बेस्ड होता था, यानी कि इस तरह से उनको आपस में फिक्स किया जाता था कि वो निकले नहीं। जैसे कि आज आप देखते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न पर जो सड़कें बनाई जाती हैं, तो उसी तरह से उस समय भी इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया जाता था कंस्ट्रक्शन के लिए। इन मोहनजोदारो अ बिग टैंक हैज़ बीन फाउंड। मोहनजोदारो में एक बहुत ही बड़ा टैंक मिला। हिस्टोरियंस कॉल इट द ग्रेट बाथ, और जो इतिहासकार हैं इसे ग्रेट बाथ के नाम से जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द सिटाडेल, और ये भी सिटाडेल में मिला। जैसे कि बताया कि सिटाडेल में इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स मिलती थी, वैसे ही ग्रेट बाथ उस समय का बहुत ही पॉपुलर ऑब्जेक्ट है, और ये सिटाडेल में मिला, जो कि हाइट में होता था शहर बसा हुआ। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, और इसका ग्रेट बाथ का शेप कैसा था, रेक्टेंगुलर था, विद अ वाइड स्टेयर केस लीडिंग इन टू इट, और जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए। द फ्लोर एंड द वॉल्स वर मेड वाटर टाइट, और जो ग्रेट बाथ की जो नीचे का फ्लोर था वो उसको वाटर टाइट, और उसकी जो दीवारें थी उसको वाटर टाइट बनाने के लिए क्या किया गया, वाटर टाइट बाई फाइनली फिटेड ब्रिक्स लेड एज टू एज विद जिप्सम मोर्टार। जिप्सम मोर्टार जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, वैसे ही जिप्सम मोर्टार है, इसका एक फॉर्म कह सकते हैं, उस समय यूज़ किया जाता है। जितने भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आपको जिप्सम मोर्टार का डिस्क्रिप्शन मिलेगा जब आप उनको चेक करेंगे कि जो भी एंशिएंट बिल्डिंग्स बनाएंगे उनको बनाने के लिए ज़्यादातर जिप्सम मोर्टार यूज़ किया जाता था। एक तरह से इसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं। तो वाटर टाइट बनाने के लिए क्या करते थे, फ्लोर्स पर और जो वॉल होती थी उस पर सारे ही ब्रिक्स वगैरह को, ये बेक्ड ब्रिक्स होती है, पक्की ईंटें होती थी, इनको लगा दिया जाता था, फिक्स कर दिया जाता था, और ऊपर से प्लास्टर ऑफ पेरिस की या जिप्सम मोर्टार की कोटिंग कर दी जाती थी, जिससे कि वो बिल्कुल वाटर टाइट हो जाए, वाटर कहीं से भी लीक ना हो। ये ग्रेट बाथ है, आप देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, काफ़ी बड़ी जगह पर बना हुआ है, ये स्टेयर्स बनी हुई है, और यहाँ की दीवारों को वाटर टाइट करने के लिए, यानी कि लीकेज प्रूफ बनाने के लिए जिप्सम मोर्टार से कोटिंग की जाती थी। A thick layer of bitumen tar was laid along the sides and the floor to prevent seepage, और इसमें किसी भी तरह से लीकेज ना हो उसके लिए क्या करते थे कि साइड्स पे जितने भी कॉर्नर्स होते थे और फ्लोर पे बिटुमेन से कोटिंग कर दी जाती थी, और भी कोटिंग कर दी जाती थी बिटुमेन से। बिटुमेन एक तरह का ये ब्लैक, काफ़ी गाढ़ा काला, काफ़ी गाढ़ा एक लिक्विड होता है, जैसे पेट्रोलियम वगैरह से बनाया जाता है, और ये भी वाटर टाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लीकेज प्रूफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जितने भी कॉर्नर्स होते थे वहाँ पर और फ्लोर में जो भी कॉर्नर्स हैं उनको वाटर टाइट लीक प्रूफ करने के लिए बिटुमेन को यूज़ किया जाता था। The floor of the tank slopes towards the southwest corner and a small drain leads to a large brick drain for draining water out of the tank। और इस टैंक का स्लोप किधर को होता था, साउथ वेस्ट। अगर हम इधर नॉर्थ और साउथ ईस्ट वेस्ट मान ले, जैसे कि ये दिया गया है, तो साउथ वेस्ट यानी कि इस कॉर्नर पर एक नाली बनी हुई होती थी, and a small drains lead to a large brick drain for draining water out of the tank। और यहाँ की जो नाली थी वो बाहर की बड़ी नाली से जुड़ी हुई होती थी, जिससे कि इस टैंक का जो वाटर इसमें फिल किया जाता था वो बाहर निकल सके और इसमें दोबारा फ्रेश वाटर फिल किया जा सके। There are a series of rooms along the eastern side of the tank। इसके ईस्ट साइड में काफ़ी सारे रूम्स मिलते थे देखने को। One of the rooms has even has a well, और उनमें से एक रूम में कुआं भी होता था। To the north is another large building consisting of 8 small rooms, और इसके नॉर्थ में भी
8 कमरे होते थे विथ कॉमन बेदिंग प्लेटफॉर्म्स, और उसमें कॉमन जो स्नानागार होता था वो होता था, लेकिन वो कॉमन होता था। 8 रूम्स होते थे इधर नॉर्थ में, और भी इधर भी ईस्ट साइड में भी रूम्स होते थे। ये ज़्यादातर चेंजिंग पैटर्न के लिए, चेंजिंग वे में बनाए जाते थे कि यहाँ पर नहाने के बाद चेंज करने के लिए। The Great Bath was probably a sacred tank where the people took a dip on special occasions। और ये जो ग्रेट बात है इसका काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है उस समय के लिए, क्योंकि ये कुछ ही स्पेशल ओकेजन्स पर ही यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर हर तरह के लोग नहीं आ सकते थे। सिर्फ जो हाई क्लास के लोग होते थे, राजा महाराजा जो भी उस समय के, या फिर मंत्री वगैरह, वही इसमें आकर स्नान कर पाते थे। और स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे कि हमारे यहाँ जो हॉली रिवर्स होती है, इस पे स्पेशल ओकेजन्स पर हम लोग जाते हैं नहाने, तो वैसे ही ग्रेट बाथ भी उनके लिए एक सैक्रेड टैंक के रूप में रहा। और यहाँ पर वो अपने फेस्टिवल्स वगैरह पे या स्पेशल ओकेजन्स पे, अपने त्योहारों पर नहाते थे। आगे बात करते हैं कि यहाँ की स्ट्रीट्स कैसे होती। The city was divided into rectangular blocks by a network of streets। यहाँ पर जो स्ट्रीट्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे जो ब्लॉक्स बने हुए होते थे, उन्हीं के चारों तरफ से स्ट्रीट्स जाती थी। द मेन स्ट्रीट वॉज ब्रॉड एंड स्ट्रेट। जो शहर की मुख्य सड़क होती थी वो चौड़ी होती थी, और उसमें मोड़ वगैरह कम होते थे, ज़्यादातर वो सीधी होती थी। They were laid out in rectangular manner at right angles to each other। और वो आयताकार शहरों के में समकोण पर निकली हुई होती थी, यानी कि जो रोड्स होती थी वो कुछ ऐसे करके होती थी, इस तरह से। और यहाँ के जो पोर्शन है, यहाँ पर घर वगैरह होते थे, या फिर जो भी वो उनके कार्य क्षेत्र होते थे वो होते थे। द साइड रोड्स वर लेस ब्रॉड। और जो साइड की सड़कें होती थी वो कम चौड़ी होती थी, यानी कि जो मुख्य सड़क होती थी वही ज़्यादा चौड़ी होती थी, और जो साइड की, शहर के अंदर की सड़कें होती थी वो कम चौड़ी होती थी, उतनी चौड़ी नहीं होती थी। हाउसेस किस तरह के होते थे? द हाउसेज वर सिंगल एज वेल एज डबल स्टोरीड। जो घर होते थे वो सिंगल स्टोरी के होते थे, एक मंजिला होते थे या दो मंजिला भी होते थे। ईच हाउस हैड ए स्क्वायर कोर्ट यार्ड। और हर घर में एक चौकोर आंगन होता था। इन द सेंटर, बीच में, सराउंडेड बाय रूम्स। और उसके चारों ही तरफ कमरे बने हुए होते थे। जैसे कि अगर आपने पुराने घर देखे होंगे तो उसमें बीच में आंगन होता है, और आंगन के चारों तरफ रूम्स बने होते हैं। द कोर्ट यार्ड गिव नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। और आंगन की वजह से लाइट भी आसानी से मिलती थी, और वेंटिलेशन, हवादार भी होता था घर। द हाउसेज हैड दियर इंट्रेंसेस ऑन द साइड स्ट्रीट्स। और जो घर होते थे उनका जो मेन इंट्रेंस होता था वो मुख्य सड़क की तरफ ना होकर जो साइड स्ट्रीट्स होती थी उधर उनके घर का इंट्रेंस होता था। The houses had their entrances on the side streets so that the noise and the dust from the main road could not come into the house। और जो घर का जो एंट्रेंस होता था वो साइड की सड़क पर होता था, इसलिए होता था कि एक तो मेन सड़क पर जाम वगैरह ना हो, और उसके बाद जो आवाज़ है वो कम आए, धूल वगैरह भी कम आए घर में, इसलिए वहाँ पर जो मेन एंट्रेंस होता था वो साइड वाली सड़क पर होता था, मेन स्ट्रीट पर नहीं होता था। फ्लोर्स वर मेड ऑफ हार्ड पैक्ड अर्थ। जो फ्लोर बनाया जाता था घर का वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड और सॉलिड होता था। द डोर्स एंड विंडोज़ वर मेड ऑफ वुड। जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो लकड़ी से बनी हुई होती थी। ऑलमोस्ट एवरी हाउस हैड अ वेल। लगभग हर घर में कुआं होता था, जिससे कि पानी की समस्या नहीं होती थी, लोगों को घर के बाहर पानी लेने नहीं जाना पड़ता था। मेनी हाउसेज हैड सेपरेट बेदिंग एरियाज एंड टॉयलेट्स। और हर घर में अलग से, कई सारे घरों में जो अलग से टॉयलेट्स के लिए और बेदिंग एरियाज, नहाने के लिए स्नानागार अलग से होते थे।
Bathing floors were made of tightly fitted bricks with a carefully sloped watertight surface। और जो स्नानागार होते थे उनका जो फ्लोर होता था वो वाटर टाइट होता था और स्लोपी होता था, जिससे कि वाटर आसानी से निकल जाए, वहाँ पर ज़मीन पर रुका ना रहे। जैसे कि स्लोप बनाते हैं तो इजीली वाटर फ्लो होता है, इसीलिए जो भी बाथरूम्स वगैरह बनाए जाते थे वो स्लोपी बनाए जाते थे थोड़े से, जिससे कि इजीली वाटर निकल जाए नालियों के थ्रू। बेथिंग प्लेटफॉर्म्स एंड टॉयलेट्स वर ऑफन लोकेटेड इन रूम्स नेक्स्ट टू अ वेल। और जहाँ पर घर में कुआं होता था उसी के पास ही ये स्नानागार बनाए जाते थे, जिससे कि पानी की समस्या ना हो, इजीली वो वाटर कैरी कर सके वहां तक। ड्रेनेज सिस्टम में देखते हैं। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज वेल प्लान। जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो जल निकास प्रणाली थी, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी। ईच हाउस हैड अ कनेक्शन विद द मेन ड्रेन। और जो सड़क पर ड्रेन होती थी, जो सड़क की नाली होती थी, उससे हर घर की नालियाँ जुड़ी हुई होती थी। द सीवेज पाइप्स एंड द ड्रेन्स वर सेपरेट। जो सीवेज पाइप होती है, जो बाकी नालियाँ होती थी, वो अलग अलग होती हैं फ्रॉम द ड्रेन्स कलेक्टिंग रेन वाटर। और जिन ड्रेन्स में रेन वाटर कलेक्ट होता था उनसे अलग होती थी सीवेज पाइप्स और ड्रेन्स। टेराकोटा ड्रेन पाइप्स डायरेक्टेड वेस्ट वाटर इनटू ओपन स्ट्रीट ड्रेन्स मेड ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। जो टेराकोटा से बनी हुई पाइप्स होती थी वो वेस्ट वाटर को सड़क पर बनी हुई नालियों से जोड़ देती थी, और जो नालियाँ बनी हुई होती थी वो बर्न्ड ब्रिक्स यानी कि पक्की ईंटों से बनी हुई नालियाँ होती थी। जो घर की नालियाँ होती थी वो मेन सड़क की जो छोटी नालियाँ होती थी उनसे, जो साइड स्ट्रीट्स की छोटी नालियाँ उनसे जुड़ी होती थी, और साइड स्ट्रीट्स की जो नालियाँ होती थी वो मेन स्ट्रीट की बड़ी नालियों से कनेक्टेड होती थी। These connected to large drains along the main streets which emptied their contents into fields outside the city wall। घर की नालियाँ छोटी नालियों से और छोटी नालियाँ बड़ी नालियों से और बड़ी नालियाँ शहर के बाहर जाकर गिरती थी, जो कि सारा कचरा वहाँ पर गिरा देती थी। द मेन ड्रेन्स वर कवर्ड बाई स्टोन स्लैब्स। जो भी मुख्य नालियाँ होती थी, मुख्य सड़क पर जो नालियाँ होती थी वो स्टोन स्लैब से, पत्थर के टुकड़ों से ढकी हुई होती थी, पत्थरों से। देयर वर रेक्टेंगुलर सोक पिट्स फॉर सॉलिड वेस्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके लिए जो क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर सोक पिट्स बनाए गए थे, जैसे कि सूखा कचरा फेंकने के लिए वहाँ पर ज़मीन में ही गड्ढा करके रेक्टेंगुलर शेप में गड्ढे बनाए गए थे जिस पे लोग कूड़ा कचरा डालते थे। दिस वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैनिटेशन सिस्टम। और ये वर्ल्ड की सबसे पहले स्वच्छता प्रणाली थी जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिली, जहाँ पर नालियों को भी प्रॉपर वेल प्लान तरीके से बनाया गया था, और जो वेस्ट फेंकने के लिए जो गड्ढे बनाए गए थे वो भी। तो इस तरह से ये वर्ल्ड की पहली वेल प्लान्ड सैनिटेशन सिस्टम था। द पीपुल वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट पर्सनल हाइजीन। और वहाँ के लोग अपनी खुद की स्वच्छता के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थे। दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। और उनको पीने के लिए पानी इजीली मिल जाए, खाना बनाने के लिए पानी इजीली मिल जाए, इसके भी व्यवस्थाएं उन्होंने की थी। मोहनजोदारो इज नोटेड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वेल्स इट हैड। और मोहनजोदारो में सबसे ज़्यादा कुएं आज तक मिले हैं, जिसके लिए जाना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुएं मिले हैं। जैसे कि बताया गया कि हर घर में, ज़्यादातर हर घर में एक कुआं होता था जिससे लोगों को पानी की समस्या ना हो। तो इस तरह से मोहनजोदारो बहुत ही ज़्यादा फेमस है कुओं के लिए। लिविंग इन द सिटीज़ में देखते हैं कि वहाँ पर लोग किस तरह के ऑक्यूपेशंस करते थे, किस तरह से रहते थे, क्या ड्रेसअप होता था। पीपुल परस्यूड डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। लोग यहाँ पर अलग अलग विभिन्न तरह के कामों में लगे हुए होते थे। अपार्ट फ्रॉम दोज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, उनके अलावा जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्समैन, कारपेंटर्स। वहाँ पर
कई तरह के क्राफ्ट्समैन होते थे, शिल्पकार होते थे, कारपेंटर्स बढ़ई होते थे, पॉटर्स बर्तन बनाने वाले, मेटल वर्कर्स एंड इवन ज्वेलर्स भी होते थे। यानी कि एग्रीकल्चर तो मेन ऑक्यूपेशन था ही था, उसके साथ साथ क्राफ्ट्समैन भी थे, कारपेंटर्स भी थे, पॉटर्स भी थे, मेटल वर्कर्स थे और ज्वेलर्स भी थे। यानी कि कई तरह के ऑक्यूपेशंस किए जाने लगे थे। द मेन वोर अ क्लॉथ अराउंड द वेस्ट, जो मेन होते थे वो अपनी वेस्ट में अपनी कमर के चारों तरफ कपड़ा लपेटते थे। विद अ शॉल थ्रोन ओवर द लेफ्ट शोल्डर, और अपने लेफ्ट शोल्डर पर शॉल भी रखते थे। दे केप्ट अ बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर, उनकी दाढ़ी भी होती थी और बाल जो होते थे वो लंबे रखते थे। Clay figurines that have been found can be seen wearing a scanty skirt. जो वहाँ पर क्ले की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें ये दिखाया गया है कि जो उन्होंने उसमें स्कर्ट पहनाई गई है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी थी। एंड अ क्लॉक थ्रोन ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक तरह का अंग रखा ऊपर के पार्ट पर, शरीर के ऊपर के हिस्से पर उन्होंने पहन रखा था। जो मूर्तियाँ मिली थी उनकी बात बता रहे हैं कि उसमें जो स्कर्ट थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ऊपर के पोर्शन में उन्होंने अंगरखा पहन रखा था, क्लोक पहन रखा था। द वेस्ट इज बेयर एंड दे वोर अ हेड ड्रेस, और जो फीमेल्स होती थी उनकी जो वेस्ट होती थी, वेस्ट पर वो कुछ भी कोई भी कपड़ा नहीं लपेटते थे और सर पर एक तरह का साफा बांधते थे, एक कपड़ा लपेटते थे। द गर्ल्स वोर प्लेंटी ऑफ ज्वेलरी एंड यूज कॉस्मेटिक्स टू, जो लड़कियां होती थी वो क्या करती थी, काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी पहनती थी और जो कॉस्मेटिक्स होते थे, जो प्रसाधन सामग्रियां होती हैं, सौंदर्य सामग्रियां होती हैं, वो भी यूज़ करती थी गर्ल्स। यहाँ पर ये बताया गया था कि जो मेंस होते थे वो कई तरह के कामों में लगे हुए होते थे, और ये भी था कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, अपनी कमर पर कपड़ा लपेटते थे और लेफ्ट शोल्डर पर शॉल डालते थे, और एक दाढ़ी होती थी और उसके बाद लंबे हेयर रखते थे। उसके बाद जो वहाँ पर मूर्तियाँ मिली उसमें ये बताया गया कि वो छोटी स्कर्ट पहनते थे, मूर्तियों में दिखाया गया कि छोटी स्कर्ट थी और ऊपर के पोर्शन में वो एक तरह का सा अंगरखा लपेटते थे। और उसके बाद जो फीमेल्स थी वो अपनी कमर पे कुछ नहीं लपेटते थे, और उसके बाद जो सर होता था, सर पे एक तरह से साफा वो बांध कर रखती थी। और गर्ल्स होती थी वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी यूज़ करती थी और कॉस्मेटिक्स सामान यूज़ करते थे। हिस्ट्री रिवील्स में क्या बताया गया है, द फीमेल फिगरीन्स विच वर फाउंड हैड रेड कलर अप्लाइड टू द मांग एज द इंडियन वुमेन टू डू टुडे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन वुमेन्स क्या होते हैं, अपनी मांग भरते हैं, रेड कलर का सिंदूर होता है, तो वैसे ही वहाँ पर जो फिगरीन्स मिले हैं, जो फीमेल फिगरीन्स मिली हैं, जो फीमेल मूर्तियाँ, फीमेल्स की जो मूर्तियाँ मिली हैं उसमें ये दिखाया गया है कि उनकी मांग में रेड कलर का कुछ था, जिसकी वजह से ये बताया गया है कि ये उस समय भी शायद मांग भरने की प्रथा रही हो। और नेक्स्ट में क्या बताया गया है, वेरी फ्यू वेपन्स हैव बीन फाउंड इन द सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हथियारों की बात की जाए तो बहुत ही कम वेपन्स यहाँ पर मिले हैं। यानी कि ये लोग इजीली अपनी लाइफ शांति के साथ बिताना पसंद करते थे, अपना काम करते थे, अपना व्यापार करते थे और उसके बाद शांतिपूर्वक रहते थे। वेपन्स कम होने का यही मतलब निकाला जा सकता है कि ये लोग लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे, युद्ध वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहते थे। राइटिंग सिस्टम में क्या था, अ सिस्टम ऑफ राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, एक लेखन प्रणाली का भी विकास हुआ। द राइटिंग वॉज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन सील्स, मुहरों पर भी राइटिंग के उदाहरण देखने को मिले हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर वेरी शॉर्ट, जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो लेख मिले हैं वो शॉर्ट होते थे, छोटे होते थे। विद एन एवरेज ऑफ 5 to 6 साइंस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 साइंस होते थे उन इंस्क्रिप्शंस में। अनफॉर्चुनेटली द राइटिंग हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार, दुर्भाग्यवश आज तक उन्होंने जो भी लिखा है उसको डिकोड नहीं किया जा सका है, उसे आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। इट इज़ अमंग्स द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द सिविलाइजेशन, और इस सिविलाइजेशन की कई रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि उन्होंने क्या लिखा है वो आज तक भी पढ़ा
नहीं जा सका है, उनके जो भी मैसेजेस हैं आज तक डिकोड नहीं किया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या मैसेज दिया, क्या उस समय का जो सिस्टम रहा है, जो इतने वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड किस तरह से थे, उनको इतनी अच्छी प्लानिंग करनी कहाँ से आई, ये सारी चीज़ें उनके मैसेजेस को पढ़कर, उनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़कर आज भी डिकोड नहीं किया जा सका है, जिससे कि बहुत सारी बातें पता चल सकती हैं। तो ये था आपका यहाँ तक का आज का चैप्टर। बाकी का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।